हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल वीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम न्यूटन के गति के तृतीय नियम के बारे में बताएंगे। हाँ, न्यूटन का जो थर्ड नियम है गति का, वो क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। हाँ, क्रिया प्रतिक्रिया बल। इस नियम के अनुसार जो है प्रत्येक क्रिया के लिए, एक्शन के लिए उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब कोई दीवार पर चोट मारता है तो दीवार भी उस पर जो है चोट मारती है, हाथ में हथेली में चोट लगती है, तो वो क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। हमने दीवार पर मारा तो वो क्रिया हुआ, लेकिन जो हमें चोट लग रही है दीवार की वजह से, वो प्रतिक्रिया होती है। हाँ, तो कोई भी वस्तु जो है किसी पर बल लगाती है, क्रिया करती है, तो उसके बदले में विपरीत दिशा में वो भी उस पर, पहली वस्तु पर मतलब क्रिया करती है। इसे प्रतिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। अर्थात जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाती है। इसी क्रिया को क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। अब बच्चों, तात्क्षणिक का अर्थ क्या होता है? कुछ समय के लिए। जब हमने किसी को मारा तो बदले में वो भी मतलब जो है उसकी तरफ से भी मतलब चोट लगती है, बल लगता है, तो वो प्रतिक्रिया होता है। विपरीत दिशा में कर रहा है तो इसलिए प्रतिक्रिया होता है। कुछ समय के लिए होता है। हमने एक बार मारा तो वो कुछ समय के लिए ही मारा है ना, तो वो भी उतने ही समय के लिए, उसी टाइम पर उतने समय के लिए ही वो भी मतलब प्रतिक्रिया देती है। तो वही कहा जाता है तात्क्षणिक का अर्थ होता है कुछ समय के लिए, हर समय नहीं। तो जितनी देर मारा है बस उतने ही है, कुछ समय के लिए, और उसी समय पर वो भी बल लगाती, वो भी प्रतिक्रिया देती है। हाँ, तो उसी को चूंकि विपरीत दिशा में होता है तो इसे प्रतिक्रिया कहते हैं। जब एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर जितनी समय के लिए बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही समय के लिए बल लगाती है। यही तात्क्षणिक बल होता है। ठीक है बच्चों, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, ये दोनों बल परिमाण में सदैव बराबर होते हैं। जितना उसने लगाया है उतना ही वो भी लगाएगा। दोनों जो है बराबर होते परंतु विपरीत दिशा में, इनकी दिशा में मतलब विपरीत होते हैं। इसका मतलब यह है कि बल सदैव युगल पे, मतलब युगल मतलब पेयर, जोड़े में, युग में, रूप में होते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते, बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते। इसके लिए दो वस्तु होनी चाहिए, ये एक ही पर नहीं होता, अलग अलग वस्तु हो। ये है दो बल, एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये इस पर जितना बल लगाएगी तो ये बदले में विपरीत दिशा में ये भी इस पर बल लगाएगी। तो इसके द्वारा जो बल लग रहा है इस पर, तो F1 हो गया। इसके द्वारा जो इस पहले पर बल लग रहा है तो F2 हो जाता है। हाँ, तो F1 ने F2 पर बल लगाया तो ये हो गया F1 मतलब डैश कॉमा 2 बराबर होता है, चूंकि ये विपरीत दिशा में इस पर बल लगा रहा है तो इसलिए माइनस हो जाता है। तो F2 द्वारा F1 पर लगाया जा रहा बल, तो इस तरीके से लिखेंगे F2 कॉमा 1, मतलब दूसरा पहले पर बल लगा रहा है। माइनस का मतलब होता है विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में बल लगता है तो माइनस लग जाता है। ये इधर लगा रहा है तो ये इधर लगा रहा है। पिंड एक द्वारा पिंड दो पर आरोपित बल बराबर पिंड 2 द्वारा पिंड 1 पर विपरीत दिशा में आरोपित बल। दोनों बल बराबर होते हैं, बस यहाँ पर माइनस आ जाता है। हाँ, एफ मतलब एक पहली वस्तु द्वारा दूसरी पर लगाया गया बल और बराबर होता है दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु पर लगाया गया बल। दोनों बराबर होते हैं बच्चों, बस दिशा विपरीत होने के कारण यहाँ पर माइनस हो जाता है। ठीक है बच्चों, यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल परिमाण में सदैव समान होते, परंतु फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण को उत्पन्न नहीं कर सकते। हाँ,
इनके कहने का मतलब ये क्रिया और प्रतिक्रिया परिमाण में सदैव समान होते हैं, परंतु फिर भी ये बल जो होते एक समान परिमाण की त्वरण को उत्पन्न नहीं कर सकते। त्वरण इनका जो है अलग अलग होता है। त्वरण का जो परिमाण है वो एक समान नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करता है। क्योंकि दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है। अब ये नहीं है कि उसने उसको मारा, दीवार पर मारा तो दीवार का द्रव्यमान अलग होगा और व्यक्ति का हाथ का जो है उसका जो द्रव्यमान अलग अलग हो। अलग होने के कारण ही मतलब त्वरण का परिमाण एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। अब यहाँ पर ये है रॉकेट है, हाँ ये रॉकेट बना हुआ है। इसका वेट जो इस रॉकेट का वेट कितना है, मान लेते हैं 40 न्यूटन। वेट को बच्चों न्यूटन में मापा जाता है, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है, पृथ्वी द्वारा भी बल लगता है, इसलिए वेट को हम न्यूटन में मापते हैं। ठीक है बच्चों। और ये जो है यहाँ से जो गैस निकलती है बच्चों, वो मतलब 50 न्यूटन, मतलब रॉकेट के वेट से 10 मतलब ज़्यादा न्यूटन, 10 न्यूटन ज़्यादा ये धरती पर, पृथ्वी पर जो है मतलब धक्का देती है। गैस जो होती है, रॉकेट का जो गैस होता है वो पृथ्वी पर 50 न्यूटन का बल लगाती है, वो नीचे की ओर धक्का देती। तो ये पृथ्वी भी बदले में उतना ही 50 न्यूटन का बल रॉकेट पर लगाती है। हाँ रॉकेट पे लगाती, चूँकि दोनों का इसका वेट और ये जो धक्का दे रहा है धरती पर वो वेट, इसको जो मिल रहा है, जो रॉकेट को जो पृथ्वी द्वारा बल मिल रहा है वो भी 50 का रहता है। मतलब दोनों का अंतर हो जाता है 50 में से 40 अगर घटा दिया जाता है तो 10 न्यूटन का एक्स्ट्रा बल रॉकेट को मिल रहा है। तभी एक्स्ट्रा बल और असंतुलित बल दोनों मिल रहा है, तभी रॉकेट आगे की ओर बढ़ रहा है। हाँ संतुलित होता तो आगे की ओर नहीं बढ़ता, बराबर हो जाता। तो इसका वेट 40 है, इसके मतलब अपनी वेट से ज़्यादा जो है 10 न्यूटन का बल धरती पर लगा रही है, तो दोनों में घटता है तो 10 न्यूटन का अतिरिक्त बल। बदले में धरती भी, पृथ्वी भी रॉकेट को उतना ही बल दे रही, मतलब 10 न्यूटन अलग से उसको असंतुलित बल मिल रहा है, तो रॉकेट आगे की ओर बढ़ने लगता है। हाँ बच्चों ये हो गया, असंतुलित बल लगता है। कि अब आते हैं क्रिया बल पर। जब किसी वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु अपना बल लगाती है तो उसे क्रिया बल कहते हैं। क्रिया बल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर कोई वस्तु, दूसरी वस्तु अपना बल लगाती है तो वो उसे क्रिया बल कहते हैं। प्रतिक्रिया क्या होती है, जब किसी वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु अपना बल लगाती है तो वो पहली वाली वस्तु भी बदले में लेकिन विपरीत दिशा में उतना ही बल दूसरी वस्तु पर लगाती है। इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। उदाहरण, अब इसका उदाहरण बहुत ज़रूरी है समझना। पहला उदाहरण है, तैरते समय तैराक पानी को पीछे की ओर ढकेलता है। हाँ इसके बारे में डिटेल में चलते, क्यों ऐसा होता है। तैराक तैरते समय पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, ये हो गया क्रिया, वो क्रिया करता है। परिणाम स्वरूप पानी तैराक को आगे की ओर ढकेलती, जब ये पानी की ओर ढकेलता है तैराक, तो पानी भी तैराक को जो है धकेलती आगे की ओर। अतः स्पष्ट है कि तैराक जितनी तेजी से पानी को पीछे की ओर ढकेलेगा उतना ही तेज तैरेगा, क्योंकि पानी भी उसको आगे की ओर बढ़ाएगा। हाँ इसी प्रकार नाव चलाने के लिए पानी को पतवारों से पीछे की ओर ढकेला जाता है। तो जब पतवार से पानी को पीछे की ओर ढकेलेंगे तो पानी भी नाव को आगे बढ़ाएगी ना, दोनों एक ही उस पर डिपेंड है। दूसरा उदाहरण है, बंदूक से गोली दागने पर बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। इसके बारे में भी जान लेते हैं। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली क्रिया बल के फलस्वरूप आगे की दिशा में बढ़ती है, परंतु गोली भी बंदूक पर एक समान विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे गोली चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है बच्चों।
अब आते हैं तीसरा उदाहरण। नाव से किनारे पर यानी तट पर कूदते समय नाव पीछे की ओर भागती है। जब कोई व्यक्ति नाव से तट पर कूदता है तो वह अपने पैरों द्वारा नाव पर एक बल पीछे वाले पैर से आरोपित करता है। इस क्रिया द्वारा बल के कारण नाव पीछे की ओर हट जाती है। जब आगे की ओर पैर रखेगा तो एक पैर पीछे वाला जो है वो नाव को पीछे की ओर धकेलता है हाँ, तो इस कारण नाव पीछे की ओर हट जाती है। परंतु नाव भी इस क्रिया की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति पर आगे इतना ही बल लगाती है जो व्यक्ति को आगे की ओर ढकेलता है। अतः व्यक्ति किनारे पर कूद जाता है। नाव ज़्यादा पीछे की ओर ना जाने पाए इसलिए नाव को कील से रस्सी द्वारा बांध दिया जाता है। ऐसा ना करने पर नाव ज़्यादा पीछे की ओर खिसक जाएगा और व्यक्ति पानी में ही गिर जाएगा। इसलिए जो नाव को बांधा जाता है खिसके तो, लेकिन ज़्यादा ना खिसके। अब आते हैं रॉकेट की गति। अभी हमने बताया ही था हाँ रॉकेट की गति के बारे में। रॉकेट में ज्वलनशील पदार्थ की जलने से बहुत अधिक मात्रा में गैस उत्पन्न होती है। हाँ, ज्वलनशील पदार्थ के जलने से बहुत अधिक मात्रा में गैस उत्पन्न होती। इस गैस को जेट नली द्वारा अत्यधिक वेग से बाहर निकाला जाता है। गैस द्वारा आरोपित बल के विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया बल रॉकेट बल लगता है। फलस्वरूप रॉकेट आगे ऊपर की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार जब कोई खिलाड़ी छलांग लगाता है तो पृथ्वी की सतह को नीचे की ओर ढकेलता है, तो पृथ्वी भी उसको आगे की ओर बढ़ाती है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं आवेग पर। आवेग जो होता है इम्पल्स इंग्लिश में बोला जाता है। आई होप बच्चों ये सब आपको समझ में आ गया होगा क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होता है। हाँ, आवेग इंग्लिश में इसको कहते हैं इम्पल्स। अब आवेग क्या होता है? आवेग मेन चीज़ होता है बल का ही आवेग कहा जाता है। आवेग बल का ही कहा जाता है। जब कोई बड़ा बल या शक्तिशाली बल अल्प समय के लिए थोड़ी समय के लिए किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस आरोपित बल और उस अल्प समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। कभी कभी जो होता है कि कोई इंसान किसी को गाल पे बहुत तेज थप्पड़ मार देता है। थोड़ी समय के लिए ही वो मारता है लेकिन उसका असर बच्चों उसको बहुत देर तक रहता है। चोट उसको देर तक महसूस होती है। मारा तो उसने तेजी से बहुत कस के मारा लेकिन थोड़ी समय के लिए मारा, अल्प समय के लिए मारा, लेकिन उसका असर उसे बहुत देर तक था। तो इसी को कहते हैं जो थप्पड़ मारा गया है वो मतलब आरोपित बल है, और जो समय है थोड़े समय के लिए जो उसने मारा है, जो समय लगा है, उसके गुणनफल को ही आवेग कहते हैं। जब कोई बड़ा बल या शक्तिशाली बल अल्प समय के लिए मतलब थोड़े समय के लिए किसी वस्तु पर मतलब पड़ता है तो उस आरोपित बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। अतः आवेग बराबर बल इंटू समय। I बराबर F इंटू टी। F बल हो गया और T समय हो गया। आवेग को I से प्रदर्शित करते हैं। आवेग सदिश राशि है क्योंकि बल जो है सदिश राशि है तो ये भी सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। F सेकंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कैसे हुआ है ये देखिए। I मतलब आवेग बराबर F इंटू टी। I बराबर F बराबर क्या होता है बच्चों? चूँकि F बराबर ma होता है। m मतलब मास द्रव्यमान और a मतलब त्वरण होता है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ma इंटू टी। I बराबर की मास है kg हो गया और ये त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इधर ये भी सेकंड है, इधर ये भी टाइम है, इधर ये भी टाइम है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है। तो ये इसको क्रॉस कर दिया तो यहाँ ओनली s बचा। तो उसका मतलब आवेग का मात्रक क्या बना? kg मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं।
किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारना, मतलब बहुत ज़ोर से बड़ा बल लग रहा है। हाँ, तो दूसरा है बल्लेबाज द्वारा बड़े जोर के साथ अपने बल्ले से गेंद को मारना। कोई गेंदबाज अगर गेंद फेंक रहा है तो बल्लेबाज उस गेंद को बड़े जोर के साथ अपने बल्ले से गेंद को मारता है। तो थोड़ी समय के लिए बहुत ताकत लगा, बहुत ज़्यादा बल लगा, मतलब थोड़े समय के लिए, लेकिन गेंद जो है बहुत दूर तक चला गया। तीसरा है खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को बड़े जोर से पैर से मारना। बड़े जोर से मतलब शक्तिशाली बल, कोई बड़ा बल लगना। अब आते हैं बच्चों आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध। हाँ, इनका रिलेशनशिप देखते हैं। आवेग की परिभाषा के अनुसार आवेग मतलब आई बराबर क्या होता है, एफ इंटू टी, बल इंटू समय। बल और समय के गुणनफल को ही आवेग कहा जाता है। परंतु गति के द्वितीय नियम से क्या होता है, एफ बराबर एम में होता है, वही हमने अभी बताया, एम में होता है। अतः आवेग आई बराबर एम ए इंटू एम इंटू ए इंटू टी, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई बराबर एम इंटू त्वरण क्या होता है, त्वरण v माइनस यू बटे टी होता है। त्वरण का क्या होता है, v माइनस यू ब्रैकेट बंद बटे टी होता है, ये त्वरण होता है। और इधर ये इंटू टी हो गया, एक की जगह हमने ये लिख दिया। ठीक है, एक त्वरण की जगह हमने ये लिख दिया, और इंटू टी, ये टी कट गया। हाँ, ये टी कट गया। तो अब बचा क्या, इसको हम ऐसे लिखते हैं, आई बराबर एम इंटू ब्रैकेट बंद वी माइनस यू। हाँ, ये हो गया। अब m को v और u से गुणा करते हैं, इस m को एक बार इससे और फिर इससे गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, i बराबर आवेग बराबर एम वी माइनस एम यू, ये हो गया। ये क्लियर हो गया बच्चों। अब i बराबर ये जो होता है एम वी होता है, ये v जब लगता है ये अंतिम वेग के लिए होता है। जब अंतिम वेग के लिए होगा तो संवेग क्या बनेगा, v p2 क्या संवेग बराबर क्या होता है, एम वी। हाँ, m इंटू वेग। तो वेग दो प्रकार के होते हैं, एक अंतिम वेग, एक होता है प्रारंभिक वेग। जब v होगा तो इसका मतलब होगा अंतिम वेग, तो वो p2 हो जाएगा। हाँ, p2 हो जाएगा। और चूँकि यू है, एम यू है, प्रारंभिक वेग है, तो इसलिए ये पहला हो गया, तो संवेग p1 हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है संवेग p2 बराबर एम वी, ये अंतिम है इसलिए p2 हो गया। p1 इज इक्वल टू एम यू, प्रारंभिक है, पहला है, इसलिए p1 हो गया संवेग। तो ये p2 माइनस p1 हो गया। तो ये चीज़ें क्या हो गया बच्चों, इसको क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन। ये p2 माइनस p1 क्या है बच्चों, ये संवेग परिवर्तन है। अतः आवेग I इज इक्वल टू संवेग परिवर्तन, मतलब आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन। प्रूफ दैट, हमने प्रूफ करके आपको सिद्ध करके बता दिया कि आवेग और संवेग परिवर्तन का क्या रिलेशन है, दोनों बराबर होते हैं, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सा भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो नए आए हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हाँ, थैंक यू वॉचिंग दिस।